नमस्कार। शोमर रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का विषय है वह है जो ये 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें और उसके बाद क्या स्थिति बनने वाली है और जो इसके परिणाम आएंगे उस पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं किस ढंग से उसकी व्याख्या करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट 4 दशक से वहाँ बीजेपी का राज्य है। शिवराज सिंह चौहान 2 दशक से जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अब ये एंटी इनकम्बेंसी को कोई फैक्टर बनेगा जैसे पिछली बार बना था और वो एक थोड़ा सा हल्के से मार्जिन से हार गए थे। राजस्थान की जो परंपरा रही है वो हर बार अदल बदल की रही है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर हैं। किसका पास अब पड़ता है अब ये देखना होगा। और एक राज्य है मिजोरम। उसकी हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मिजोरम जो है वो भी प्रमुख पार्टियां वो क्षेत्रीय दल ही हैं। हालांकि कभी नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र का था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई। तो पहले मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान लगातार 1.5 साल को छोड़ करके 20 साल से इसमें मुख्यमंत्री हैं। और जो पिछला जो चुनाव हुआ 2018 में, तो एंटी इनकम्बेंसी उस समय 15 साल की हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि बीजेपी हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जो वोट प्रतिशत था वो स्लाइटली ज़्यादा था इसका, बीजेपी का। जो मध्य प्रदेश में जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, मैं 2008 से बात करता हूं। 2008 में कांग्रेस के 71 वो थे, विधायक थे और 32.39% वोट था। बीजेपी के 143 विधायक थे, मतलब बड़ी अच्छी मेजोरिटी मिली थी, लेकिन 37.64% वोट था और उन्होंने पिछली बार के मुकाबले 30 सीटें ज़्यादा जीती। अब इसमें एक फैक्टर और भी है, बहुजन समाज पार्टी के मात्र 5 विधायक थे, लेकिन 8.97% जो है उनका वोट शेयर रहा है। और उसी समय जो है उमा भारती ने बीजेपी से विद्रोह किया था। उसने अपनी पार्टी अलग बनाई थी, बीजेएस मानी भारतीय जनशक्ति पार्टी। उसको सीट तो 5 मिली और वोट परसेंट भी 4.71 रहा। लेकिन उसमें 2008 में बम्पर जीत मिली बीजेपी को। अब अगला जो चुनाव है 2013 में जो हुआ, उसमें फिर शिवराज सिंह के नेतृत्व में 165 सीट मिली और वोट परसेंट मिला 44.88। इसने बहुजन समाज पार्टी कांस्टेंट रही, लगभग वही 6.29 और एक सीट मिली, 3 सीट कम हो गई। कांग्रेस ने जीते 58 एमएलए और परसेंटेज मिला 36.38%। तो इन 2 चुनावों में 2013 में तो परसेंटेज बहुत मिला, लेकिन 2008 में बीजेपी को कम मिला। अब आते हैं 2018 में। बीजेपी को आए 109, जो मैंने बताया कि बड़ी टफ फाइट थी, और परसेंटेज मिला 41% वोट मिले। कांग्रेस को मिले 114 एमएलए उनके जीते और 40.9% इनको वोट मिला। और जो
इसका जो वोट परसेंट था 4.9 कम हुआ, 4.59 कम हुआ और 56 एमएलए कम हो गए। वोट परसेंट तो घटा बीजेपी का भी 3.8%। अब बहुजन समाज पार्टी 1.29 5% उसका लगभग रहा। अब इस बार क्योंकि दो चुनाव पिछले जो है शिवराज सिंह चौहान के नाम पे लड़े गए थे, इस बार उनके नाम पे नहीं लड़ा गया। शायद जो उनका नेतृत्व है उनको ये लगा होगा कि एक ही चेहरे को देखते देखते वे बहुत पब्लिक को जो है थोड़ा सा हो जाता है, बोरियत सी आ जाती है। तो उन्होंने इस बार कई बड़े बड़े नेता वहाँ पे उतारे, जो सांसद थे, मंत्री हैं, उन सबको जो है उतार दिया। अब पहले जो शुरुआत दौर में कांग्रेस जीतती नजर आ रही थी, यहाँ तक कि कमलनाथ ने आई इंडिया डॉट वाला जो इनका गठबंधन है, जिसमें आजकल खूब जूतम बाजार चल रही है, उसके सम्मेलन को मना कर दिया वहाँ पर। अदरवाइज ये पहला सम्मेलन जो है इस गठबंधन का वहीं पर होना था, सभी दलों के आकर के। उसके पीछे कारण क्या है कि मध्य प्रदेश हिंदू बहुल राज्य है और जो ये इनका जो गठबंधन है वहाँ वो एंटी हिंदू है। तो कमलनाथ नहीं चाहते थे कि मेरा कुछ इसमें जो है बुरा हो जाए इन लोगों के आने से जो एंटी हिंदू वाले हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कमलनाथ के प्रचार में पक्ष में राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं और खड़गे भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति इस काबिल हो कि जो वोट खींच सके। एक वोट भी खींचने की इनकी स्थिति नहीं है। और विशेषकर जो प्रियंका गांधी है वो तो बिल्कुल जोकर लगती है। वो जब तक नहीं बोलती थी तब तक ठीक थी, जब उसने बोलना शुरू कर दिया, जब वो अपने राजनीतिक भाषण देती है, तो वो पप्पू से भी बड़ी पप्पू लग रही है, वो बिल्कुल शून्य है। तो कमलनाथ अपने बल पर ही इसको वो खींच रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, मंदिरों जा रहे थे। सारी उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो बागेश्वर धाम बाबा, उनको भी बुलाया और सब कुछ उन्होंने हिंदुओं को खुश करने के लिए काफ़ी कुछ किया। लेकिन क्या है कि क्योंकि कांग्रेस एक एंटी हिंदू पार्टी है, ये प्रो इस्लामिक पार्टी है, इसलिए जनता का विश्वास इस पर कम है, हिंदुओं का विश्वास कम है। और जैसे ही ये लोग आए, जब चुनाव प्रचार बढ़ा, तो उसका फर्क ये पड़ा कि जो मतदाता ढुलमुल था या कांग्रेस की तरफ जा सकता था, वो बीजेपी की तरफ आ रहा है। तो अब स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है कि बीजेपी जीत जाए। लेकिन सवाल फिर वही आ गया कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, क्योंकि जो संकेत उन्होंने दिए हैं इनकी पार्टी ने, जैसे बड़े बड़े लोगों को उतार करके, तो उसे ये लगता है कि वो इस चीज़ को तय कर चुके हैं कि हम अब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में नहीं रखेंगे और संभवतः केंद्र में लाएंगे। हो सकता है जीतने के इमीडिएटली बात ना हो, लेकिन उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव के बाद या 5-6 महीने या साल भर बाद वो नेतृत्व चेंज कर सकते हैं मध्य प्रदेश का। अब मैं राजस्थान की बात आता हूँ। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसे कांग्रेस मान चुकी है कि हम हार गए हैं, और काफ़ी समय तक वो आप लोगों ने भी देखा होगा इनका झगड़ा अशोक गहलोत का और हाईकमान का, पर्टिकुलरली ये जो राहुल गांधी से उनका आम सभा में काफ़ी झगड़ा हुआ। सोनिया गांधी ने फिर बीच बचाव किया। हालांकि ये जो अशोक गहलोत है, सोनिया गांधी के विश्वसनीय व्यक्ति हैं, लेकिन जब क्योंकि उसकी पसंद नहीं थे, राहुल गांधी की पसंद नहीं थे, तो उन्होंने अशोक गहलोत को केंद्र में लाना चाहा। केंद्र में माने उनको जो है पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहा, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं थे अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को। तो उन्होंने एकदम से मना करके नाराज़गी मोल ले ली, और इसीलिए कोई उनके चुनाव प्रचार में नहीं आया। राहुल गांधी आए या वो आए प्रियंका गांधी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है,
क्योंकि जितना हिंदू बनना चाह रहे हैं, जितना अपने को हिंदू दिखा रहे हैं, उतना अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो पार्ट टाइम हिंदू हैं, तो जनता इस बात को जानती है। और फिर इस पार्टी का तो इतिहास ही रहा है एंटी हिंदू का, तो कैसे करते? तो राजस्थान में अशोक गहलोत अपना झंडा लेकर के चल रहे हैं, इकलौता चल रहे हैं। अब जाकर के जब कुछ शायद सोनिया गांधी ने पैचअप कराया तो ये लोग आए हैं, आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह पिछले 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार चली, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार, और विशेष बात क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो बड़ा ही सबसे बुरा रहा है। लड़कियों की हत्याएं, उनके साथ रेप, ये बड़ी आम बात है। नेशनल क्राइम ब्यूरो में भी सबसे ज़्यादा टॉपर राजस्थानी है। वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, ये वही बेहतर जानते हैं। तो अब मैं 2 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। इन 2 राज्यों की पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो कांग्रेस के लीडर है इस समय, मतलब जो इनके मुख्यमंत्री के अघोषित उम्मीदवार है, जैसे मध्य प्रदेश में तो घोषित ही है एक किस्म से, कमलनाथ की ही चल रही है। और जो राजस्थान है वहाँ पर सचिन पायलट और इसका टकराव है, ये अशोक गहलोत का। और ये दोनों नेता उम्र दराज हो चुके हैं। इनका इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि पार्टी यहाँ पर जीते। उनका इंटरेस्ट इस बात पर है कि हमारे बेटे, दोनों अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पे कमलनाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पर जो है अशोक गहलोत बढ़ाना चाह रहे हैं। और अशोक गहलोत का ये एक और उद्देश्य क्या है कि सचिन पायलट किसी तरह न उभरे, जो भी भविष्य की राजनीति हो उसमें उन्हीं का बेटा आए, सचिन पायलट न उभरे। तो भले ही दिखाओ उखाओ सब कर रहे हैं लास्ट के टाइम पर कि हाँ नहीं हम सब एक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, इनकी लड़ाई अपने बेटों को स्थापित करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 2018 के चुनाव से पहले इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसमें राजस्थान में, इनका आंतरिक समझौता हुआ था कि 2.5 साल दोनों कैंडिडेट रहेंगे। जैसे राजस्थान में 2.5 साल ये रहेंगे और 2.5 साल राजस्थान, तो शायद सचिन पायलट को ही उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वो माने नहीं। लेकिन ये था कि बीच में कई प्रयास हुए कि अशोक गहलोत चला जाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें, वो हुआ नहीं। ऐसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और इसके बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच एक ये थी अंडरस्टैंडिंग थी, कमलनाथ किनारे हो जाए और ये जो है मुख्यमंत्री बन जाए। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हुआ था, जो सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच कि 2.5 साल का इनका वो होगा, बंटवारा होगा। 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल वो रहेंगे। जब छत्तीसगढ़ में स्थिति खराब हो गई तो उसमें अंतिम समय में 2-4 महीने पहले ही जो है सिंहदेव को जो है वो बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, इस लड़ाई को रोकने के लिए, क्योंकि सिंहदेव का भी अपना बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश में आता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इन तीनों राज्य में एक फैक्टर बहुजन समाज पार्टी का है, वो 5% का फैक्टर है। 5% ऑलमोस्ट इसी के लगभग जो है बहुजन समाज पार्टी का अपना वो है। और कई बार उनके एमएलए भी रहे हैं, और इनके एमएलए को इन्होंने वो भी किया है, कांग्रेस ने चोरी भी किया है। राजस्थान में भी चल रहा है ऐसे ही। कमलनाथ ने भी इनके एमएलए अपनी तरफ खरीद लिए थे या समर्थन लिया था। तो मायावती इस बात से बहुत भिन्नाई हुई है, और उन्होंने अपने जो लड़ तो हो भी रही है, तो उन्होंने अपने जो उनके सपोर्टर है कि अगर आप कांग्रेस और बीजेपी में से किसी एक का चुनाव करना हो तो आप बीजेपी को वोट दें। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये अपने आप में, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी बहुत है। आदिवासी फैक्टर भी अपने में बहुत बड़ा है फैक्टर जो है। लेकिन जैसे इस सरकार ने, बीजेपी ने राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू को बनाया, एक आदिवासी को बनाया, इससे कहीं ना कहीं
फर्क पड़ेगा। अगर आदिवासियों का 5-10% भी अगर जाता है तो ये बहुत अच्छी मेजोरिटी लाने की स्थिति में ये लोग रहेंगे। और दूसरी बात क्या है कि पिछली बार जो मध्य प्रदेश में हारे, 109 बीजेपी के थे और 114 इसके थे, मानी 5 सीट का फर्क था। लेकिन उसमें 20-22 एमएलए वो भी थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे, और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें है, बीजेपी में है। भले ही वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, और उन्होंने साफ भी कह दिया कि मैं दावेदार नहीं हूं, लेकिन अगर उन 15-20 में से आधे भी जीतते हैं तो सरकार जो है शिवराज सिंह बीजेपी की बन जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। और दूसरी बात क्या कि अंतिम क्षणों में शिवराज सिंह चौहान ने जो जो अपनी पैदल लाडली बहन योजना थी, फिर उसका विस्तार जो किया, उससे महिलाओं में फर्क पड़ा है। तो आप मध्य प्रदेश को तो मान के चलेगा और राजस्थान को भी मान के चलेगा कि ये दोनों बीजेपी आ रही है। अब रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर समान वो है, और क्योंकि पिछले 5 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के जाने के बाद बीजेपी ने राजस्थान को, छत्तीसगढ़ में कोई ध्यान नहीं दिया, तो इस बार लग रहा था कोई एक्टिविटी थी नहीं वहाँ पर, कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा था, इतने भ्रष्टाचार चल रहा था, तो वहाँ पर जो है ये सुप्त हो गए थे। लेकिन इस बीच इसका छत्तीसगढ़ का जो भ्रष्टाचार उभर के सामने आया, और एक एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, उससे इनकी स्थिति मजबूत हो दी गई। और फिर जो 508 करोड़ का जो महादेव ऐप के मालिकों से इन्होंने जो लिया है, ये जो है ये इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि इस घटना से पहले भूपेश बघेल का बड़ा आक्रामक थे, वो उनके चेहरे पे चमक थी, लेकिन इसके बाद वो ठप पड़ गए। जैसे ये आ गए तो उनका चेहरा मुरझा गया, तो साइकोलॉजिकली वो खुद हार गए। उन्होंने अपनी डिफीट स्वीकार कर ली, हो या ना हो तो बराबर टक्कर हो। लेकिन जो पिछली बार वाला जो मामला था कि यहां पर उनको कांग्रेस को मिली थी 68 सीटें और बीजेपी को 15, हालांकि 15 साल की हालांकि एंटी इनकम्बेंसी थी और रमन सिंह का बहुत अच्छा काम था, लेकिन फिर भी जो है वो लोग हार गए थे, क्योंकि लगातार 2 चुनाव से वो जीत ही रहे थे, लगातार 3 चुनाव से छत्तीसगढ़ में। तो उस समय जो है 33% वोट मिले थे बीजेपी को और 43% वोट कांग्रेस को, तो 10% का बहुत बड़ा मार्जिन है। वहाँ पे लगातार 5 साल से युद्ध चल रहा है, जैसे राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में तो ओपन युद्ध हुआ, वो सचिन पायलट अपने विधायक को लेकर के चले गए, होटलों में चले गए, इन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, और जितना गाली गलौज जो भी 2 दुश्मन पार्टियों में नहीं होता उससे ज़्यादा एक ही पार्टी के अंदर हुआ। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इनका शीत युद्ध चलता रहा, और वो मुखर के सामने बिल्कुल नहीं आया, लेकिन अंदर अंदर जो है ये चल रहा था। जो उनके समर्थक सिंहदेव के समर्थक थे वो नारा चल रहे थे, और उनका बहुत बड़ा वो था। अब आप ये देखिए कि जब इनका तो ऑफिशियली समझौता था कि हम 2.5 साल वो करेंगे, सत्ता का बंटवारा करेंगे, 2.5 साल ये रहेंगे बघेल और 2.5 साल सिंहदेव रहेंगे। अब हुआ क्या कि कांग्रेस के पास इस बीच केवल ये 2 ही राज्य थे कमाई के लिए। जो राहुल गांधी विदेशों में घूमने जाते हैं, कोई तनख्वाह तो उनकी इतनी है नहीं, तो उनकी कमाई का ये 2 ही स्रोत थे। और एक स्रोत कमलनाथ ने बंद कर दिया, क्योंकि कमलनाथ ये अशोक गहलोत मान के चल रहे थे कि ये मेरा लास्ट चुनाव है और अब मुझे अपने बेटे को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने जो भी किया अपने लिए किया, तो इनका एकमात्र स्रोत रह गया छत्तीसगढ़ का राज्य। तो इसी वजह से बावजूद समझौते के, और बघेल ने भरपूर इनको दिया, उस अब सामने आ रहा 560 करोड़ तो एक ही है, पता नहीं कितना इन्होंने किया होगा। और बाकी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र ये सब चीज़ें जो होती हैं कांग्रेस के राज में, जो
पुराने किस्म के जो भ्रष्टाचार हैं वो करते हैं। अभी तो जब वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस को ये लगा कि अगर हमने यहाँ पर भूपेश बघेल को हटा दिया तो क्योंकि इस बीच भूपेश बघेल पूरा पैसा पहुंचा रहे थे, तो उनका एकमात्र एटीएम भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने सत्ता का जो पहले समझौता था वो नहीं होने दिया। अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या ये बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन ये कहा जाता जो पहले एक तरफा हो रहा था वो नहीं होगा। अब मैं थोड़ा तेलंगाना की बात करता हूँ। तेलंगाना ऐसा राज्य था जहाँ बीजेपी अगर जोर देती तो वो सत्ता में आ सकती थी, अगर सत्ता में नहीं भी आ सकती थी तब भी वो जो है नंबर 2 पार्टी रहती। उन्होंने पिछले चुनाव में उनके 4 एमपी वहाँ से आए थे, हालांकि विधानसभा में नहीं थे, लेकिन एमपी उनके 4 आ गए थे, जबकि कांग्रेस का 1 नहीं आया था या 1 आया होगा। तो आज स्थिति इन दोनों की रिवर्स हो रखी है। कांग्रेस ने बिल्कुल आक्रामक रूप से आगे बढ़ रही है और बीजेपी सुसुप्तावस्था में चली गई। वहाँ पर संजय बांडी थे इनके बीजेपी के, जिन्होंने पूरी यात्राएं करी और काफ़ी एक बार पूरी टक्कर देने के लिए आ गए थे बीएसआर को। लेकिन जब कुछ बीएसआर से कुछ विधायक यहाँ आए, वहाँ के नेता यहाँ आए, तो उनको हटा करके केंद्र में ले गए, महासचिव बना दिया। तो ये उसके बाद से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। हालांकि ये नहीं कह सकते, अब जो इनकी लड़ाई है नंबर 2 की लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी की। अंत में मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इसके बाद क्या होगा, इन चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या जाएंगे। राजस्थान में वसुंधरा राजे आगे सक्रिय राजनीति में रहेंगी या जाएंगी। अगर वहाँ पर माना क्या लगभग निश्चित ही है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो उनको नेतृत्व मिलता है या नहीं मिलता है, या वो केंद्र में चली जाएंगी या राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वैसे अशोक गहलोत का है, उनका हारना निश्चित है, लेकिन आगे की राजनीति उनकी क्या होगी, क्योंकि कांग्रेस से जो अब उनको समर्थन नहीं मिलेगा, वो कांग्रेस के नेता नहीं रहेंगे। ऐसे ही भूपेश बघेल के साथ है। भूपेश बघेल अगर हारते हैं तो उनका कैरियर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पीछे जो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का जो पुछल्ला लग गया है वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बड़ा दिलचस्प होगा 3 दिसंबर के बाद इन चीज़ का एनालिसिस करने का। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।